नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और आदरणीय वैद्य नीलेश पाटिल सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान 19 अतिसार चिकित्सा का हमारा वाचन चल रहा है और सर ने अतिसार चिकित्सा ये जो क्रम है, ये क्रम महात्म्य, अतिसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी जो कथा है, तो कथा के पीछे जो अर्थ है उसका महात्म्य, यानी कि गौ मांस का स्पेशली, और उसके बाद वातज अतिसार की ओर हम बढ़े थे। वातज अतिसार की हेतु और उसकी संप्राप्ति का विचार सर ने हमारे सामने रखा था। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ी गैप हुई है, तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि थोड़ा सा संक्षिप्त में पहले का अध्याय पहला जो वाचन हमारा हुआ है उसका अगर संक्षिप्त में कुछ आप कह सकते हैं तो कहकर आज का वाचन की शुरुआत करें। येतो मॅडम आवाज आता? येतो सर. येस, ओके. नमो नमः। सभी को सुप्रभात। अतिसार हमने शुरू किया था, सिर्फ उसमें अभी 2 हफ्ते का अभी गैप बहुत बड़ा हो चुका है। तो थोड़ा सा जो हमने 2 चीज़ें देखी थी अतिसार के बारे में, वो थोड़ा रिकैप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमने ये देखा था कि बहुत बार जो मूल चरक संहिता के अध्याय हैं, नॉट दृढ़ बल संपूरित, लेकिन अलग भी जो अध्याय होते हैं वहां पर बहुत बार आद्य उत्पत्ति जो होती है व्याधि की, तो उसके बारे में कथाएं बहुत बार आती हैं, जैसे ज्वर राजस्व वगैरह, वैसे यहाँ पर भी आती है। तो उसमें जो गोमांस का वर्णन आता है, तो गोमांस यज्ञ के लिए यूज किया गया एंड उसके वजह से शारीर और मानस दोष दोनों दुष्ट हुए। एंड बिकॉज ऑफ दैट आद्य काल में सबसे पहले अतिसार व्याधि की उत्पत्ति हुई, ऐसे कहा है। तो उसके बारे में हम देख रहे थे कि ये गोमांस जो प्रसव में आता है, तो उसके पीछे हेतु क्या होता है कि कौन से गुणों के वजह से वो व्याधिकर होता है, तो वो गौरव, औषणीय, असात्म है और अशस्त है। हमने ये भी देखा था कि इवन दो गोमांस है, तो फिर भी ग्रंथ में मांस वर्ग में गोमांस का भी किसी विशिष्ट अवस्था में एज अ चिकित्सा हेतु उपयोग किया है। लेकिन सामान्यतः स्वस्थ वृत्तिकर जब हम ऐसा प्रभाव का विचार करते हैं, तो गोमांस ये नित्य सेवनीय होता ही नहीं है। मांस इटसेल्फ इज नॉट अ नित्य सेवनीय द्रव्य। तो उसका विचार दिमाग में रखकर इन चीजों का विचार करना पड़ता है। तो प्रसह जो मांस होता है उसका कहाँ कहाँ पर संदर्भ आता है, वो कैसे यूज किया जा सकता है इवन इन चिकित्सा, वो भी हमने देखा था। औष्ण्यात और प्रमाथी भावात, प्रमाथी के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था, कहाँ कहाँ पर प्रमाथी आता है। सो वो एक कथा के पीछे जो चीज की थी, ये एक शुरुआत में हमने क्लियर किया था कि चरक संहिता में और इवन इन समटाइम्स इन सुश्रुत एंड वाग्भट, प्रधान संप्राप्ति घड़ने के लिए कुछ ना कुछ एक शरीर की अवस्था रहनी चाहिए। वो जब शरीर की अवस्था होती है तभी जैसे आप बोल सकते हो दोष अभिव्यक्त होते हैं। जैसे आपको याद होगा प्रमेह निदान में विकार विघात कर भाव आते हैं, तो दोष दुष्य और हेतु वो जब अलाइन हो जाते हैं सभी तरह से, देन ओनली व्याधि गेट्स दारुण, व्याधि गेट्स अभिव्यक्त इन शॉर्ट टाइम एंड ऑल दैट। सो वैसे ही हम जो वातज की संप्राप्ति हम देख रहे थे, तो वातलस्य, ये वातज अतिसार में बहुत पहले जरूरी होता है कि एक तो मूलतः प्रकृति वातल होना, और ऐसा व्यक्ति जब हेतु सेवन करता है, फिर वो वात, आतप, व्यायाम, अतिसार, सॉरी अतिसार नहीं, अतिमात्र निषेविण, हाँ, ये जो हेतु आते हैं, और उसके साथ साथ उदावर्त, जैसे उन्होंने बोला वेगों का धारण करके उदावर्तन करने वाला व्यक्ति। सो वो भी एक हेतु जब होते हैं, देन ओनली संप्राप्ति जो होती है वो पूरी होती है। फिर हमने ऐसे संदर्भ और कहाँ कहाँ पर ग्रंथ में आते हैं, जैसे गुल्म में भी उन्होंने बोला है कि वातला पुरुषा जब होता है और फिर वो बाकी हेतुओं सेवन करता है, या फिर शोथ में भी जब व्याधि कर्म उपवास आदि से व्यक्ति क्षीण है, फिर वो अम्ल लवण आदि हेतु सेवन करता है, तो वो शोथ की तरफ जाता है। अलसक स्पेसिफिकली कि व्यक्ति दुर्बल है, वो अल्पाग्नि है, और जिसके शरीर में बहुत ज्यादा कफ है, तो उसको
विसूचिका से भी ज्यादा चांसेस है द संप्राप्ति विल गेट अ टर्न टुवर्ड्स अलसक रादर देन सेम रक्त पित्त का भी हमने देखा था कि रक्त पित्त का हेतु इवन दो व्यक्तियों ने सेम सेवन किया हो, फिर भी एक कृश होना और दूसरा स्थूल होना, इससे भी संप्राप्ति कहाँ पे घटित होगी ये बदलते रहता है। जैसे बहुश्लेष्म शरीर हो तो ऊर्ध्वक रक्त पित्त और बहुवात शरीर हो तो संप्राप्ति जो होती है वो अधोवात होती है। सेम यहाँ पर जो वातलस्य ऐसा है, तो वैसे प्री कंडीशन जो होती है वो जरूरी होती है, ये हमने देखा था। ओके मॅडम प्रमिताक्षण आपण पाहिलं होतं का? म्हणजे मला नाही आठवत. हो, पाहिलं होतं सर. ओके हा ही संप्राप्ती पाहिली होती आपण? नाही, नाही ना? संप्राप्ती नाही. हाँ आपण बहुतेक हेतुपर्यंत येऊन थांबलो हो. होतो आपण. यस हाँ तो ऐसे करते हैं, एक बार ग्रंथ में जो संप्राप्ति है वो एक बार देखते हैं, फिर यहाँ पर जो मुझे कहना है वो बोलता है। यस तो अतः अवरकाल, अतः इंटरेस्टिंग, हमने शायद ये बोला था, ये अवरकाल है। अवरकाल यानी आद्य उत्पत्ति पहले वाले सूत्र में हो गई, अब अवरकाल यानी इसके बाद जो कुछ अतिसार उत्पन्न हुआ वो ये आगे वाले हेतुओं से उत्पन्न हुआ, ऐसा उसका मतलब है। यानी आद्य काले वो यज्ञ से उत्पत्ति हुई, और अवरकाल में यानी बाकी एक बार जो आद्य उत्पत्ति हो गई, फिर बाद में जैसे जैसे ह्यूमंस ने हेतुओं का सेवन किया वैसे वैसे वो व्याधि उत्पन्न हुआ, तो उसके बारे में इसका वर्णन आता है। तो हमने ये देखा था वातलस्य पहले होना जरूरी है, एंड देन ये सभी हेतु हमने देखे थे, वात आतप व्यायाम अतिमात्र निषेविण। अब यहाँ पर निषेविण का मतलब ही अगेन इन हेतुओं का सेवन करना ऐसे नहीं है, ऐसे हेतु सेवन करने वाला, ऐसा ही एक्सपेक्टेड है। तो यानी ऐसा व्यक्ति जो वात आतप व्यायाम का अतिमात्र सेवन कर रहा है, ऑल्सो रुक्ष अल्प प्रमिताशीन तीक्ष्ण तीक्ष्ण मध्य व्यवाय नित्य एंड उदावर्तयतश्च वेगान, और जो वेग उदावर्तन कर रहा है ऐसे व्यक्ति के शरीर में जो पहले से ही वातल है, तो क्या होता है उन्होंने कहा है कि तो वायु प्रकोपम आपत्ति है। ठीक है, अब ये तो स्पष्ट है, हेतु भी और शरीर विशेष भी, तो ये फर्स्ट चीज हो गई। लेकिन हमें सभी को पता है कि दोष हेतु सिर्फ काम नहीं होते, उसके साथ साथ व्याधि हेतु होते हैं, उभय हेतु होते हैं, और फिर संप्राप्ति घटित होती है। तो वो चीज जो है वो आगे आती है, क्योंकि सिर्फ वात का प्रकोप होकर अतिसार होगा ये हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते, क्योंकि वात पूरे शरीर में शिर से लेकर पैर तक सभी जगह पर है। सो ये वात प्रकोप कैसे डिसाइड होगा कि ये शिरशूल नहीं करेगा और वो अतिसार ही करेगा? तो वो जो होता है वो फिर आगे की संप्राप्ति का जो पार्ट होता है, जैसे पक्ता उपहन्य च है, सो पक्ता भी उपहत हो जाता है। अब पक्ता का मतलब यहाँ पर ऑफकोर्स शरीर में जो अग्नि है वो भी उपहत हो जाता है। देन सह वायु, सह यानी वो वाला वायु, यानी कौन सा, जो पहले वाले जो हेतु दिए हैं उनके वजह से जो कुपित हुआ है वो क्या करता है, अग्नव उपहत है। यानी व्हाट हैज हैपेंड इज, आगे भी हम देखने वाले हैं कि वो प्रकुपित हुआ वायु, उसको मैनेज करने के लिए अब अग्नि भी नहीं रहा, अग्नव उपहत है। अग्नि उपहत होने के वजह से, अग्नि उपहत हुआ है, उसके वजह से क्या हुआ कि ये जो प्रकुपित वायु है उसको तो और जगह मिल गई काम करने के लिए। तो ऐसे अग्नि उपहत होने की वजह से क्या हुआ, मूत्र स्वेद पुरुषाशयम उपहृत्य, तो मूत्र और स्वेद को वो पुरुषाशय में लाता है, अपहृत करता है, यानी अपने अपने स्थानों से अपहरण, जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे वो वहां से लेकर वो कहां पर ला रहा है, पुरुषाशय में ला रहा है। ताभ्याम पुरुषम द्रवीकृत्य, और ताभ्याम यानी वो दो, यानी कौन, तो मूत्र एंड स्वेद, उनसे वो क्या कर रहा है, पुरुष को द्रवीकृत कर रहा है। यानी पहले उन्होंने क्या किया, मूत्र और स्वेद को विमार्ग किया, यानी वहां से लेकर उन्होंने लाया पुरुषाशय में, और पुरुषाशय में लाएगा तो ऑफकोर्स काम अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पर जो पुरुष है जो ग्रहणी से पचन होकर आगे आ चुका है, तो उसको उसने द्रवीकृत किया, एंड देन व्हाट इज हैपनिंग इज अतिसाराय कल्पते, यानी फिर वायु जो है वो अतिसार को उत्पन्न करता है। तो ये जो संप्राप्ति है उसका हम, मैंने जैसे कहा, कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो यहाँ पर लिखा है। यानी हेतु सेवन जो हमने वो वातलस्य देखा वो वहां से, और वात प्रकोप भी है और अग्नि उपहत भी है। अब यहाँ पर ऐसा है कि रुक्ष अल्प प्रमिताशण तीक्ष्ण मध्य, ये शरद के सूत्र के हिसाब से दे आर नॉट डायरेक्टली द कॉज फॉर अग्नि उपहनन। सो यहाँ पर अपेक्षा यह है कि ये वात प्रकोप के हेतु हैं,
और इस वात प्रकोप के हेतु के साथ साथ उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ अग्नि उपहनन होने वाले भी हेतु सेवन किए गए हैं। जैसे आप मात्राशरी अध्याय में देखा होगा, अन्न रक्षा अध्याय है यानी विरुद्धान्न वगैरह, या फिर चरक विमान 2 में हम देखते हैं जहाँ पर आम के हेतु दिए हैं, अलसक विसुचिका, और उसके पहले मात्रयापि अभ्यवृतम पथ्यम च अन्नम निजेरेति, ये सभी चीजें। सो मानस भाव और शारीर हेतु, ऐसे दोनों की वजह से अग्नि उपहनन हुआ है। और ये जब होता है, व्हाट हैपेंस इज, अग्नि उपहत होने की वजह से वात को काम करने के लिए जगह मिलती है। अग्नि जो है वो वात को कंट्रोल नहीं कर पाता। देन व्हाट इज हैपनिंग इज, मूत्र और स्वेद को वायु जो है वो विमार्ग करके पुरुषाशय में ला रहा है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट द्रव पुरुषत्व इज हैपनिंग, और जिसको हम बोलते हैं द्रव, अगेन पुरुष द्रव होना ये पैथोलॉजिकल इवेंट है, और उसका हमें दिखने वाला लक्षण कौन सा है, तो अतिसारीय लक्षण है। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें, जब हम वातज अतिसार के बारे में देख रहे हैं तो वहां पर संप्राप्ति घटक दो कौन से इंपॉर्टेंट है, तो वात प्रतिलोम होना, दैट इज वन थिंग, एंड सेकंडली मूत्र और स्वेद का विमार्ग होना। मूत्र और स्वेद आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कम इनटू द पुरुषाशय, वो वहां पर आना एक्सपेक्टेड नहीं है। वो अपने अपने स्रोतसों में, स्वेद वह स्रोतस है और मूत्र वह स्रोतस के जो कुछ मूल स्थान है वहां पर ही वो रहना एक्सपेक्टेड। विकृति कहाँ हो जाती है, जब ये वात को आप वेग धारण वगैरह करते हो तो उसकी खुद की गति खराब हो जाती है, और फिर वो अकेला नहीं आता पुरुषाशय में, वो अपने साथ मूत्र और स्वेद को लेके आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अतिसार की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वात का प्रतिलोम होना और मूत्र से स्वेद जो है उनका विमार्ग गमन होना। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब आप पूरे ग्रंथ की उपस्थिति आप रखते हो तो चरक सूत्र से लेकर सिद्धि स्थान तक, तो एक कॉमन थीम आपको समझ में आती है कि वात बहुत बार ऐसी प्रकार की संप्राप्ति बहुत बार आती है चरक संहिता में। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि कैसे एक प्रकार के ही काम वात करता है। अगेन ये हमेशा याद रखो कि ऐसे ही करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वात के प्रकोप की जो संप्राप्ति है वो अलग अलग तरह से हो सकती है। अभी हमने जो बोला ना कि वो प्रतिलोम होकर किसी और भाव को अपने स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में लेके आता है, इस प्रकार का भी एक संप्राप्ति का जिसे आप बोलते टाइप जो है वो चरक संहिता में आता है। वैसे ही एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया है सूत्र स्थान जो 17वां अध्याय है केंद्र शीर्षिया, तो वहां पर मधुमेह और मधुमेह पीड़का का वर्णन आता है। तो वहां पर भी सेम ऐसी ही है। अगेन आप यहाँ पर भी देखोगे वातज मेघ में तो यही संप्राप्ति आती है। तो यहाँ पर सिर्फ ये क्लियरली इंडिकेट होता है, इसलिए ये मैंने सूत्र लिया है, श्लेष्मा पित्तम च मेदश्च मांसम च प्रवर्धते तहि आवर्तगतिर्वायु ओज आदाय गच्छति यदा बस्तिम तदा कृच्छ्रो मधुमेह प्रवर्तते। यानी व्हाट इज हैपनिंग इज कि हेतु का सेवन आप कर रहे हो, फिर उसके वजह से ये जो बाकी भाव है समान गुण भूयिष्ठ वाले कफ से रिलेटेड जो पित्त है, मेद है, मांस है, ये बहुत ज्यादा शिथिल एंड वृद्ध हो जाते हैं। उनके वजह से बात आवृत्त होता है, और फिर वो बात क्या कर रहा है, तो वो ओज को आदाय, ओज को ले रहा है जहां वो प्राकृत था, स्थानस्थ था, उसको वो लेकर कहाँ पे आ रहा है, तो बस्ती में आ रहा है। और फिर वो सओज मूत्र का प्रवर्तन जब होता है तब हम उसका निदान जो करते हैं वो मधुमेह करते हैं। यहाँ पर अगेन ये मधुमेह शब्द जो है वो प्रमेह को एज अ होल अप्लाई करना होता है, बिकॉज इट इज अ सूत्र स्थान। सो ये एक और प्रकार की संप्राप्ति जो सेम वातज अतिसार में होती है। व्हाट वात इज डूइंग इज कि वात प्रकोप होकर वो अपना स्थान पहले तो छोड़ रहा है, और जो वहां पर एक स्थानस्थ भाव है उसको लेकर वो अन्य स्थान में जा रहा है। ओके, तो जहां पे वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर शायद किसी को एक और शंका आ सकती है, दैट इज इट मे बी अ टाइप ऑफ व्हाट वी कॉल एज एन आशयापकर्ष गति, राइट। आशयापकर्ष गति में इस प्रकार की संप्राप्ति होती है कि वात जो होता है वो ही प्रधान हेतु होता है, और वो प्राकृत दोषों को या फिर धातुओं को लेकर किसी और जगह जाता है और लक्षण किसी और के दिखते हैं। सो यस, इट कैन बी आशयापकर्ष गति, बट सेकंडली यानी डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मूत्र और स्वेद वृद्धि करने वाले अगर हेतु रहेंगे तो इट विल नॉट जस्ट बी अ वात। तो यहाँ पर आपको चिकित्सा मूत्र और स्वेद की भी करनी पड़ेगी, सिर्फ वात की नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हो रहा है मधुमेह में, यहाँ पे ओज जो है वो प्राकृत अवस्था में ही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इट इज मोर ऑफ अ टाइप ऑफ आशयापकर्ष गति, कि वो अपने स्थान में चुप बैठा है, वो अपना अपना काम कर रहा है,
लेकिन वात प्रकोपित होकर वो क्या कर रहा है, वो अपने स्थान से ओज को लेकर बस्ती में ला रहा है, एंड देन वो जो है वो संप्राप्ति को वो व्यक्त कर रहा है। तो ये एक प्रकार की संप्राप्ति है जो वात करता है। अब सेकंड दो तीन चीजें, जैसे वात कलाकली में भी उन्होंने कहा है तथा विधेषु शरीरेषु ऐसा वर्णन आता है। सो वात का प्रकोप का जो प्रकार है ना, इट इज नॉट एन एक्टिव टाइप ऑफ प्रकोप। कफ पित्त में और वात में डिफरेंस ही यही है कि कफ पित्त का जो प्रकोप होता है वो स्थूल दोष होने की वजह से, मूर्त भाव होने की वजह से उनका प्रकोप जो होता है वो एक्टिव होता है। यानी जब आप कोई कफ समान हेतु सेवन करते हो उससे क्वांटिटेटिवली कफ बढ़ता है, दैट इज वेरी मच विजिबल। वात का ऐसे कि वात खुद असंघात एंड अमूर्त है, अनवस्थित है, तो उसका जो प्रकोप होता है इट इज नॉट अ डायरेक्ट वे ऑफ प्रकोप। इसीलिए वात कलाकलीय की संप्राप्ति पता होना जरूरी है, जो बड़ी हमारे ने कही है कि बहुत बार जब हम हेतु सेवन करते हैं, ये जो अभी हमने देखे वृक्ष अल्प प्रमिताशन, व्हाट इज हैपनिंग इज, यानी आपने कुछ फॉर एग्जांपल ड्राई वाले चिप्स बहुत ज्यादा खाए या फिर फरसान खाया, चिवड़ा खाया और उसके वजह से आपको वात बढ़ता हुआ दिखा, ऐसे कभी भी नहीं होता। इट इज नॉट लाईक दॅट। म्हणजे असं काहीतरी इकडच्या बाजूने चणे खाल्ल्याने इकडे वात वाढला, ऐसे आप दिखा नहीं सकते, बिकॉज वात का स्वरूप ही अमूर्त है। सो व्हाट हैपन्स इज, जैसे एक्सप्लेन किया है कि जब हम वृक्षादि हेतुओं का सेवन करते हैं तो महास्त्रोत या फिर कोई भी स्रोत जो है वो वृक्ष खर विशद गुणात्मक होता है। तो ऐसे खर वृक्ष और विशद स्रोतसों में वात को जगह मिलती है और वहां पर जो वो चिपक जाता है तो वात का प्रकोप होता है। दैट इज अ डिफरेंट वे ऑफ वात प्रकोप विच नीड्स टू बी अंडरस्टैंड, क्योंकि उसका खुद का स्वरूप जो है वो अमूर्त है। क्योंकि एक तरफ जो हम आहार्य द्रव्य देख रहे हैं वो स्थूल है, वो मूर्त है, एंड वात इज अमूर्त। तो मूर्त से अमूर्त का प्रकोप कैसे होता है, दैट इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग। सो ये भी एक प्रकार होता है वात के प्रकोप वाला। एंड लास्टली, जैसे सभी को पता है, आवरण नाम की भी एक चीज होती है। जब वात के गति को किसी चीज से आवरण होता है तो भी वात का प्रकोप होता है। तो इस बहुत सारे प्रकार से वात की संप्राप्ति जो होती है वो शरीर में घटित होती है। यहाँ पर वो कौन सा प्रकार है कि वात अपने स्थान से अफकोर्स प्रकोपित होकर अन्य स्थान में चला जाता है और वहां से वहां के जो मूत्र स्वेद हैं वो शायद वृद्ध भी हो सकते हैं या फिर प्राकृत भी हो सकते हैं, उनको लाकर वो पुरुषाशय में लाता है और फिर पुरुष को द्रवीकृत्य करता है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ संप्राप्ति जो दो तीन जगह पर आपको देखने को मिलेगी। अब ये सब जब देखेंगे मूत्र और स्वेद, तो ये एक संकल्पना जो है वो एक क्लियर होना शरीर हमारे मन में जरूरी होता है कि जो चरक शारीर साथ में अंजलि प्रमाण जहां पर आता है तो वहां पर ये उदक की कल्पना आती है। सी मूत्र है, स्वेद है, पुरुष है या फिर रस है, रक्त है, इन सब में अल्टीमेटली जो सौम्य भाव है जो स्थित रहता है दैट इज उदक। और ये उदक के ही अलग अलग अभिव्यक्त भिन्न भिन्न स्वरूप है। तो वही चरक ने वहां पर वो स्पष्ट किया है कि ये जो उदक होता है जो सौम्य भाव वाला होता है, जल महाभूत को रिप्रेजेंट करता है, वो दश अंजलि होता है, स्वेद अंजलि प्रमाण है ना, वो तो ठीक है। यत्तु प्रच्यवमानं पुरुषम अनुबध्नाति अति योगेन तथा मूत्रम रुधिरम अन्याश्च शरीर धातु यत्तु सर्व शरीरम बाह्यात्वक विभर्ति यत्तु त्वगंतरे व्रणगतम लसिका शब्दम लभते यच्च उष्माणानुबद्धम लोमकूपे निष्पतत स्वेद शब्दम अवाप्नोति इत्यादि इत्यादि। ओके, सो एक ही उदक है, वो पुरुष के साथ अनुबंध करता है, वही मूत्र के साथ भी चला जाता है, वो रुधिर और अन्य शरीर धातुओं में भी चला जाता है और वहां वहां उसका नाम दिया जाता है। ओके, सो दैट उदक इज सेम, वो जहां पर जहां जहां पर जाता है और फिर उस कौन से शरीर भावों से अनुबंधित होता है उसके हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। जैसे उन्होंने बोला त्वगंतरे व्रणगतम, वही उदक धातु है, वही उदक ये भाव है, वो जब त्वगंतरे होता है, त्वगत होता है और व्रण से बाहर आता है, वी कॉल इट एज अ रसिका। जब वो उष्मणा अनुबद्धम, उष्मा के साथ अनुबद्ध हो जाता है और रोमकूपों से बाहर आता है, वही उदक को हम स्वेद बोलते हैं। और वही जब वस्तिगत होता है तो वो थ्रू मूत्र अभिव्यक्त होता है, वही रस में होता है, वही रक्त में होता है। तो यहाँ पर चरक जो है वो उदक, ये जो जल महाभूत का अभिव्यक्त भाव है हमारे शरीर में, उसको एक ही संकल्पना जो होती है, एक ही फैक्टर जो होता है, हाउ इट गेट डिफरेंशिएटेड इन ऑल बॉडीली टिश्यूज, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं
यानी वो हमें सभी को पता है वो 70% वॉटर होता है वगैरह वगैरह ये सब चीजें, तो उसी को उन्होंने ये इलैबोरेट किया कि म्हणून मूत्र आणि स्वेद और पुरुष इनमें अब ये जो हम बोल रहे हैं ना कि मूत्र और स्वेद से वो पुरुषाशय में आता है, सो अल्टीमेटली ये सभी उदक ही हैं, उसका ही सिर्फ, लेकिन हो क्या रहा है कि वो उतनी जो मात्रा है जो एक्सपेक्टेड थी मूत्रवह और स्वेदवह में जाना, वो वहां ना जाके वो कहाँ पे आ रही है, तो वो पुरुषाशय में आ रही है। ये यहाँ पर समझना जरूरी होता है, इसलिए ये सूत्र लिया। और फिर एक जनरल पुरुष संकल्पना जो होती है वो हमें थोड़ी क्लियर होना जरूरी है। सगळ्यात महत्वाचा भाग, सबसे इंपॉर्टेंट भाग, क्योंकि हम बार बार मूत्र स्वेद और उदक के बारे में बोल रहे हैं, और ये जरूरी क्यों है वातज अतिसार के कंटेक्स्ट में, क्योंकि वर्च या फिर पुरुष जो है इट इज अ पार्थिव भाग। ओके, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड है कि उसमें जल या फिर बाकी महाभूतों का प्रमाण जो है वो अल्प होना एक्सपेक्टेड है, और इसको ही दुष्टि होके वातज अतिसार उत्पन्न हो रहा है। अब अगेन मैं वातज अतिसार ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पित्तज और कफज अतिसार में संप्राप्ति अलग तरह से होती है। सो पुरुष जो है दैट इज अ पार्थिव, और ये ही चेंज होकर जब उसमें जल महाभूत ज्यादा आ जाता है देन इट लीड्स टू अतिसार, जो प्राकृत नहीं है। अगेन और एक भाग जो है पुरुष इज अ घनमल, जो इंडिकेट करता है कि ये पार्थिव है। यानी गृहिणी में सारा किट्ट विभाजन होता है तो किट्ट के भी दो भाग होते हैं, एक तो द्रवमल होता है, दूसरा घनमल होता है। तो द्रवमल जो होता है वो बस्ती की तरफ जाता है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मूत्र, और वो जो घनमल है वो पुरुषाशय से आगे चलकर उसका स्वरूप पुरुष में चला जाता है। ये अगेन जो भाग है ये भी यहाँ पर दुष्ट होता है। घनमल जो होता है उसमें द्रवत्व बहुत ज्यादा आने लगता है एंड देन ऑल्सो लीडिंग टू द अतिसार, ये संकल्पना। उसके साथ साथ मलभूत पित्त भी जो होता है वो पुरुष में आता रहता है, ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है। बहुत बार क्या होता है कि अग्निमांद्य और अजीर्ण के वजह से जब अतिसार उत्पन्न होता है तो यहाँ पर ये दुष्टि होती है। मलभूत पित्त जो होता है जो गृहिणी में स्राव होना एक्सपेक्टेड होता है, तो ये दुष्टि होने की वजह से अतिसार ये जो प्रकार है ये होता है। अगेन अब जो हम देख रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और जो अजीर्णजन्य अतिसार जनरली हम देखते हैं उसमें ये मलभूत पित्त का विचार जो है वो उसका विचार करना इंपॉर्टेंट रहता है। प्रमाण 7 अंजलि है, ऑफकोर्स ये व्यक्ति के हिसाब से बदलते जाएगा। और पुरुषाशय ये क्या हो सकता है, इसके लिए ये बेसिक सूत्र है वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। पुरुष धरा जो कला होती है अंतक कोष्ठ में, जो मल का विभाजन करती है और पक्वाशयस्थ होती है। ओके, तो अगेन कि अंतक कोष्ठ भी बोला है एंड देन पक्वाशयस्थ भी बोला है, तो ये ध्यान देना जरूरी है कि इसकी व्याप्ति जो है वो ज्यादा है। अल्टीमेटली इसका लोकलाइज्ड एक्शन जो होता है वो पक्वाशयस्थ होता है। फिर इसलिए मैंने नीचे जो बोला कि यकृत समन्तात कोष्ठम से तथा अंतराणी समझता, तो ये मलधरा कला जो है वो अगेन जैसे हम शुक्रधरा कला एक व्यापक बोलते हैं, वैसे ये मलधरा कला भी एक्चुअली व्यापक है। स्टार्टिंग फ्रॉम यकृत को भी वो कवर करती है, कोष्ठ को भी कवर करती है इन ऑल दैट, एंड देन प्राधान्य किसको आता है तो पक्वाशय को आता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और नीचे जो भाग है वो कौन इंपॉर्टेंट होता है पुरुष में, तो सच अत्र पुरुष विभाग अग्नि मारुत कृत, यानी अग्नि एंड मारुत ये दोनों का इंपॉर्टेंस पुरुष में आता है। आता सभी ने वो बेसिक सूत्र प्रथम वर्ष के सभी को पता होता है कि सुश्रुत ने जो पुरुष का कर्म दिया है इट इज सेड टू बी अ वायवग्नि धारण। ओके, सो वाग्भट ने उसको संक्षेप में कर दिया है, लेकिन सुश्रुत क्या कहते हैं कि प्राकृत पुरुष का कर्म क्या है, तो वायु और अग्नि का धारण है। अब पुरुष का जो वायु और अग्नि का धारण है इट इज अगेन अ पैसिव फंक्शन, म्हणजे पुरुष ऐसे नहीं है कि वो अग्नि और वायु को पकड़ के रखता है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड है कि पुरुष अगर प्राकृत हो तो वो वात को और अग्नि को अपना प्राकृत कर्म करने देता है। जब पुरुष का क्षय होता है इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग अग्नि एंड मारुत, पुरुष की वृद्धि होती है तो भी वो अग्नि और मारुत को अफेक्ट करने लगता है। ओके, सो ऐसे ये जिसे आप बोल सकते हो इंटर रिलेटेड कंसेप्ट हैं, यानी बोथ साइड से, यानी अग्नि और वात प्राकृत होना जरूरी होता है पुरुष के लिए, और पुरुष प्राकृत होना भी जरूरी होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अग्नि एंड मारुत। तो ये इंटरडिपेंडेंट कंसेप्ट है, जैसे आपने गृहिणी में भी पढ़ा होगा गृहिणी और अग्नि ये जो भाव है वो दोनों अपने आप पर डिपेंड होते हैं, यानी अग्नि अच्छा होता है तो गृहिणी अच्छी होती है, और गृहिणी अच्छी होती है तो अग्नि अच्छी होती है।
सिमिलरली इट इज अफेक्टेड टू रिलेटेड टू अग्निमारुत अँड पुरुष. त्यामुळे वरती तुम्हाला आठवत असेल पक्ताचे उपहन्यते वॉज अफेक्टेड एंड सेकंडली वायु प्रकोपम आपद्यते. सो ये यहाँ पर चीज जो ध्यान रखना जरूरी है अतिसार के बारे में. पुरुष संकल्पना जब हम देखते हैं तो एक तो वो पार्थिव है, वो घन है, एंड सेकंडली अग्निमारुत से जो संबंध है पुरुष का जो अगेन इंटरडिपेंडेंट है. दैट इज नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेनेवर वी आर कंसिडरिंग द संप्राप्ति ऑफ वातज अतिसार. ठीक है, तो ये वातज अतिसार के बारे में हुआ है. अब सो ऑफ कोर्स अब ये सब संप्राप्ति देखने के बाद लक्षण कौन कौन से दिखने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स पुरुष व स्रोतस के तो हैं, और लक्षण और किसके दिखेंगे, मूत्र स्वेद क्षय के दिखेंगे, अग्नि उपहनन के दिखेंगे, आम के दिखेंगे. तो वही सब जो व्यक्त होता है वो वातज अतिसार के लक्षणों में स्पष्ट दिखता है. तो तस्य रूपाणी, तो वातज अतिसारस्य रूपाणी कौन सा है, तो विज्जलम आमम विप्लुतम अवसादी रुक्षम द्रवम सशूलम आमगंधी ईषट शब्दम शब्दम वा. तो ये ऑफकोर्स पुरुष के हैं. विबद्ध मूत्र वातम अतिसार्यते पुरुषम. तो पुरुष के विशिष्ट भाव जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वातज अतिसार में उन्होंने बोला है विज्जल. तो विज्जल का मतलब होता है पिच्छील प्रकार वाला, स्त्यान अथवा चिकट जिसे हम बोलते हैं, वो प्रकार जो होता है वो पुरुष वातज अतिसार में होता है. ऑफकोर्स इट इज बिकॉज ऑफ साममल, साम होने की वजह से होता है. वो जो उन्होंने आगे दिया है आम. ठीक है, तो आम का अनुबंध होने की वजह से विज्जलत्व उसमें आता है. ठीक है, तो विज्जल है, साममल है, विप्लुत यानी नीचे उन्होंने वो दिया है शायद, तो हाँ विप्लुत यानी प्रसरणशील. अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो प्रसरणशील म्हणजे जिसे हम मराठी में बोलते हैं ना भसरट मल प्रवृत्ती होणं, ती म्हणायची प्रसरणशील. यानी जैसे अभी हमने सूत्र में देखा घनमल है, पार्थिव है, तो वो बंधा हुआ होना चाहिए. सो वैसे नहीं होता, यानी वो आफ्टर जैसे आप डिफिकेशन वो एक जगह पर नहीं रहता, वो प्रसरण हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ विप्लुत. अवसादी, अवसादी यानी अगेन उन्होंने जैसे क्लियर किया, क्योंकि अब क्या हुआ है ना, ये पार्थिवत्व में द्रवत्व बहुत ऐड हो गया है, तो वो लिक्विफाई हो चुका है. तो वही अवसादी यानी क्या होता है, चक्रपाणी एक्सप्लेन करते हैं अवसादी इति भूमौ पतितम लीनम भवति. क्योंकि अभी जो है वो पार्थिवत्व कम हो चुका है और वो पानी ही है. तो जब भूमि पर वो मल गिरता है तो वो उसी में लीन हो जाता है. तो फिर आप क्या बोल सकते हो, उसे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, क्योंकि ऑफकोर्स वो सब जो है वो क्या है, मूत्र स्वेद से आया हुआ पानी ही है, तो वो भूमि में ही लीन हो जाता है. यानी उसका पिंडी भाव जो होता है दैट हैज लॉस्ट. तो उसका पिंड भाव नष्ट होने की वजह से वो लीन हो जाता है भूमि के साथ, उसको उन्होंने बोला है अवसाद. रुक्ष होता है, द्रव होता है, ऑफकोर्स वो तो है. सशूल है, ये वात का तो खुद का लक्षण है. आमगंध ऑफकोर्स साम है तो उसके वजह से ही विज्जलत्व उसका आमगंध ये होगा. ईषद शब्दम अशब्दम. अब ये अगेन व्यक्ति के हिसाब से बदलता जाएगा. कभी कभी सशब्द मल प्रवृत्ति होगी, कभी कभी शब्द ज्यादा नहीं होंगे, एकदम से बहुत ज्यादा प्रमाण में मल प्रवृत्ति हो जाएगी, ऐसे भी हो सकता है. व विबद्ध मूत्र वातम अतिसार्यते, या फिर अतिसार जो होता है वो कैसे होता है, विबद्ध मूत्र और वात, यानी मल के साथ साथ मूत्र और वात में भी विबंध होता है. वो क्लियरली जिसे आप बोल सकते हो गति के साथ बाहर निकलता है, ऐसे नहीं होता. गति दुष्ट होने की वजह से विबंध होता है उसमें. तो मूत्र और वात को भी विबंध आता है, नॉट जस्ट फॉर मल. वायुश्च अंतक कोष्ठे स शब्द सशूल्य तीर्यक चरती. अब ये सभी को पता है, जैसे पुरुष क्षय में भी होता है. क्योंकि अब कैसे हुआ है कि अंदर तो अभी मैंने जैसे कहा पुरुष का जो वायु धारण का जो काम है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि सी अल्टीमेटली ऐसा है ना कि बात अपने स्थान में रहना और उसको और जगह ओपन अप कर देता है, ये दोनों चीजें जो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं. यानी पुरुष कहीं ना कहीं जरूरी होता है पार्थिव स्वरूप में, ताकि बात अपना स्थान छोड़कर कहीं और चला ना जाए. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अंदर जो थोड़ा बहुत भी पुरुष था वो सभी अतिसार के स्वरूप में बाहर निकल गया. तो बात को क्या हो गया, बात को बहुत सारी जगह घूमने के लिए मिल गई. सो दैट इज व्हाट हैपेंस जब पुरुष के वजह से वायु धारण नाम की चीज नहीं होती. तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही हो रहा है कि वो पुरुष के वजह से बात को कंट्रोल करना ये नहीं हुआ. फिर वो क्या हुआ, अंतक कोष्ठे चरण, यानी वो अंतक कोष्ठ में उसको जगह मिल गई. क्योंकि अगेन अभी जो हमने मलधरा कला और
ऊपर जो था पक्वाशयस्थ और ये अंतःकोष्ठे मलम विभजते, ये आपने देखा, ये यहाँ पर जैसे आप बोल सकते हो अंडरस्टैंड होता है कि पुरुष धरा करा या फिर ये उसका दामित्व सिर्फ वो पक्वाशय की तरफ नहीं है, पूरे अंतःकोष्ठ में। तो ये पूरे अंतःकोष्ठ में वायु को घूमने के लिए जगह मिल गई, और फिर वो घूम भी रहा है तो वो कैसे घूम रहा है, सशूल एंड सशब्द। तो शब्द और शूल के साथ वो घूम रहा है, तिर्यक अपना स्थान छोड़कर वो कहीं और जा रहा है, तिर्यक चरति, और घूमते घूमते क्या होता है, विबद्धम, विबद्ध भी होता है, इति आमातिसारो वाता, इसे उन्होंने वातजतिसार बोला है। लेकिन यहाँ पर वो क्या स्पष्ट कर देते हैं, अब यहाँ पर जो लक्षण है वो सब कौन से प्रकार के या फिर कौन से अवस्था के हैं, तो वो आमातिसार के हैं। अब वही जब वायु का और साम वायु का पचन हो जाता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखते हैं, तो वो उन्होंने आगे दिए हैं, पक्वम वा, तो पक्व जब हो जाता है तो क्या होता है, विबद्धम अल्पाल्पम सशब्दम सशूलफेन पिच्छा परिकर्तिकम हृष्टरोपा विनिश्वसन शुष्कमुखः कटि उरुत्रिक जानुपा पृष्ठ पार्श्वशूली भ्रष्टगुदो मुहुर्मुहु विग्रथितम उपवेश्यते पुरुषम माता। तो ये पक्व अवस्था में जब आती है तो ये चीजें आती है। अब यहाँ पर भी सी विबद्ध अल्पाल्प सशब्द ये है, लेकिन व्हाट हैपेंस इज उसकी ग्रेडेशन जो है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। अगेन वाग्भट के सूत्र स्थान में साम वायु और निराम वायु के भी लक्षण आप देखोगे तो निराम वायु में भी शूल होता है, लेकिन वो अल्पशूल होता है। वैसे विबंध जो होता है वो पक्वों में भी रहेगा, क्योंकि अभी तक अतिसार ठीक नहीं हुआ है, अभी भी अग्नि ठीक नहीं हुआ है, तो विबंध रहेगा। लेकिन साम से आप कंपेयर करोगे रिलेटिवली तो उसकी ग्रेडेशन जो है वो कम होते जाएगी। सो विबंधम अल्पाल्पम सशब्दम सशूलम, यानी विबद्ध ही है, लेकिन मल अब कैसे हो रहा है, अल्पाल्पम, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, सशब्द है सशूल है, लेकिन यहाँ अगेन वो जो है वो ग्रेडेशन कम होते जाती है। फेन पिच्छा परिकर्तिकम, फेन है, पिच्छा होता है, परिकर्तिका यानी गुद स्थान में परिकर्तिकावत शूल होता है। नॉट नेसेसरीली इट विल लीड टू फिशर, ओके, यानी अगर ऐसे होता तो हर एक वातजतिसार व्यक्ति को फिशर होता, ऐसे नहीं होता। परिकर्तिका का मतलब हर बार फिशर होना एक्सपेक्टेड नहीं है, परिकर्तिकावत शूल होना ये भी लक्षण होता है। सो परिकर्तिका, हृष्ट रोमा यानी रोमहर्ष है, विनिश्वसन यानी श्वास जो होता है उसके साथ शब्दम कुर्वन्, शुष्क मुख, अब शुष्क मुख क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैसे कहा कि ये सभी इंडिकेट क्या करते हैं, तो वो उदक भाव ही है, जो बाकी जगह से निकल कर कहाँ पर आ रहा है, तो पुरुषाशय में आ रहा है। तो वही उदक जो मुख में था, दैट वाज वर्किंग एज अ बोधक कफ, वही मूत्र बस्ती में था तो वो मूत्र था, रोमकूप में था तो वो स्वेद था, वही अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो उसी के वजह से लक्षण क्या आ रहा है, तो शुष्क मुख आ रहा है। कटि उरु त्रिक जानु पृष्ठ पार्श्वशूली, अब ये लक्षणों का कारण ऑफकोर्स क्या होता है, तो ये जैसे हमने देखा ऑलरेडी बहुत सारा पुरुष क्षय हुआ है, पुरुष क्षय के साथ साथ सौम्य वाला उदक धातु है उसका भी क्षय हो चुका है। तो इस सभी चीजों का स्थान कौन लेगा, तो वात लेगा। तो पूरा अंतकोष्ठ जो है वो उसको वो व्याप्त कर चुका है। अब उसके वजह से जो लक्षण आते हैं तो वो ये आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पक्वाशयगत गुदगत वात जो है उनमें ये प्रकार के लक्षण आते हैं, त्रिक्षुल आता है, कटिशूल आता है, जैसे अश्मरी भी आता है। तो ये गुदगत और पक्वाशयगत वात जब बढ़ जाते हैं तो ये टिपिकली ये लक्षण आते हैं। इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि कटिशूल लो बैक एक जो होता है, इट डजंट नेसेसरीली अ डिसीज ऑफ अ स्पाइन, ओके। बहुत बार पक्वाशयगत वात को जब आप चिकित्सा करते हो तो ये कटिशूल वगैरह ठीक हो जाता है। कारण इथे संप्राप्ती जी असते ती कटी ह्या स्थानात होत नसते, संप्राप्ती जी असते ती पक्वाशयात होत असते। सो ये यहाँ पर कटी उरुत्रिक जानु पृष्ठ पार्श्वशूली, यहाँ पर एक्चुअली संप्राप्ति कहाँ पर हो रही है, तो पक्वाशयगत हो रही है, ओके। डजंट नेसेसरीली मीन्स ये कटी को खराब कर रहा है, ऐसे नहीं होता। इसीलिए अतिसार की चिकित्सा कर देते तो ये बाद में ये कटिशूल भी कम हो जाता है, ओके। तो ये ध्यान में रखना जरूरी होता है कि इट इज यानी जानु को दुष्ट कर रहा है या फिर कटी को दुष्ट कर रहा है, दैट इज नॉट हैपनिंग। संप्राप्ति जो है वो पक्वाशयगत वात की ही है, विच इज अफेक्टिंग द कटु उरु त्रिक जानु पृष्ठ पार्श्वशूल। भ्रष्ट गुद ऑफकोर्स सभी में नहीं दिखेगा, गुद भ्रंश होना। मुहुर्मुहु विग्रथितम, और ऊपर ही जैसे अल्पाल्पम था वैसे ही उन्होंने यहाँ पर भी क्लियरली बोल दिया, मुहुर्मुहु हो रहा है, यानी एक बार में बहुत ज्यादा प्रमाण में मल प्रवृत्ति हो रही है, ऐसे नहीं है। अभी थोड़ी थोड़ी मल प्रवृत्ति हो रही, लेकिन वो भी कैसे है, विग्रथित है, थोड़ी थोड़ी अब उसमें बद्धता आने लगी है, बिकॉज इट इज बिकमिंग पक्व, ठीक है। उपवेश्यते पुरुषम वाता,
अब उपवेश्यते का मतलब यहाँ पर पुरुष सृजन करना। ओके, सो यहाँ पर इस प्रकार की मल प्रवृत्ति होती है वातज की वजह से, उसको हम बोलते हैं पक्व वातातिसार। अब उसी को उन्होंने क्या बोला है कि तम आहु अनुग्रथितम इति एके, यानी इसी अवस्था को, ये जो हमने पक्व वातज अतिसार की अवस्था देखी, उसी को कोई एक यानी कोई कोई आचार्य अनुग्रथित बोलते हैं। और उसका कारण उन्होंने क्या बोला, वात अनुग्रथित वर्चस्व, क्योंकि वात के वजह से मल जो होता है वो अनुग्रथित हो जाता है, और उसी के लिए इस अवस्था को अनुग्रथित ऐसा भी बोला जाता है। सो जस्ट इस अवस्था को अनुग्रथित ऐसा एक नाम दिया है कोई कोई आचार्यों ने, ऐसा सिर्फ ध्यान रखिए। अब ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर ना ये अनुग्रथित निश्चारक वगैरह ये अवस्थाएं जो है वो प्रवाहिका को भी आती हैं, और उस अवस्था में चिकित्सा जो है वो थोड़ी अलग करनी पड़ती है। तो ये अभी के लिए थोड़ा ध्यान रखो। अगेन और एक चीज सिर्फ बोल देता हूँ, यहाँ पर चरक ने अनुग्रथित बोला है, लेकिन यहाँ पर इस मत को उन्होंने नकारा नहीं है। यानी आपने बार बार अगर टीका और ग्रंथ पढ़ी हुई तो आपको ये पता होगा कि क्या होता है कि ग्रंथकर्ता जो है किसी और आचार्य का मत देते हैं, और अगर वो उनको एक्सेप्टेड नहीं है तो वो बोलता है कि बाद में बोलते हैं कि नैवम, ऐसे नहीं है, हमारे लिए ये ही चीज योग्य है। लेकिन यहाँ पर चरक ने क्या किया है, अनुग्रहित ऐसे कहा है जो उसका खुद का मत नहीं है, किसी और आचार्य का है, लेकिन उसको नकारा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि चरक को ये एक्सेप्टेड है। ओके, और इसी को हम बोलते हैं अनुमत तंत्र युक्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल आम की व्याख्या है, सभी ने वो वाग्भट में पढ़ी होगी, उष्णो अल्प बलत्वेन। फिर उसके बाद वो और एक व्याख्या देते हैं जो अन्योन्य दोष सम्मूर्छना से उत्पन्न होती है, कि कोद्रवेभ्यो विशेष जलस्यैव वदन्ति आमस्य संभवम्, कि जैसे कोद्रव और जल एक साथ आकर भी आम उत्पन्न होता है, ऐसा भी कोई कोई आचार्य कहते हैं। लेकिन उस व्याख्या के बाद भी आपने देखा होगा वाग्भट ऐसे नहीं बोलते कि ये व्याख्या गलत है। तो इसका मतलब ये होता है कि वाग्भट को ये व्याख्या भी एक्सेप्टेड है। ओके, तो यही यहाँ पर भी दिखाई देता है कि अनुग्रथित ये जो व्याख्या पक्व अतिसार को, वातज अतिसार को स्पेसिफिकली जो कोई आचार्यों ने दी है, वो चरक को एक्सेप्टेड है, उसको ही हम अनुमतय तंत्र युक्ति से बोला जाता है। ओके, जब किसी अन्य आचार्य का मत जो है वो नकारा नहीं जाता। तो ये वातज अतिसार के बारे में, अगेन मैंने जैसे कहा कि ये अभी के लिए सिर्फ वातज अतिसार के लिए ही रखो, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज चरक छोड़कर सुश्रुत और वाग्भट ने एक ही प्रकार की संप्राप्ति सामान्य दी है, विच विल बी एप्लीकेबल टू पित्तज एंड कफज, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। यानी चरक आप देखोगे तो चरक ने पित्तज अतिसार की और कफज अतिसार की अलग संप्राप्ति दी। आगे जाकर अगेन इन तीनों में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे होता है ये भी हम देखेंगे कि संप्राप्ति अलग अलग कैसे हो जाती है। तो अभी पित्तज अतिसार जो है उसके हेतु और उसकी चिकित्सा। अब पित्तलस्य सेम जैसे वातज प्रकृति के बारे में हमने देखा था, दैट इज वातलस्य, वैसे अगेन पित्तल, जो पित्तल व्यक्ति है यानी जिसके शरीर में पित्त अधिक है, वो व्यक्ति क्या करता है, तो अम्ल है, लवण है, कटुक है, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण, अतिमात्र निषेविणा, ये क्लियर है, यानी इन हेतुओं का कार्य कारण भाव स्पष्ट ही है। प्रतत अग्नि सूर्य संताप उष्ण मारुत उपहत गात्रस्य, अभी ये भी सभी चीजें स्पष्ट हैं, उष्ण गुण है सभी जगह पर। उपहत गात्रस्य, और इनके वजह से क्या हुआ है, गात्र उपहत हुए हैं। क्रोध आणि ईर्षा बहुलस्य, अब ये यहाँ पर एक मानस भाव ऐड हो गया। इवन दो सभी को पता है कि भय जो है वो वातज प्रकोप के लिए कारणीभूत है, लेकिन वो वातज अतिसार में उन्होंने अभी के लिए तो हेतु में काउंट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर पित्तज अतिसार में उन्होंने स्पेसिफिकली क्रोध और ईर्षा का वर्णन जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ पर दिया है, जो यानी जिसके मन में क्रोध और ईर्षा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति में क्या हो जाता है, पित्तम प्रकोपम आपद्यते। ठीक है, अब ये पित्त प्रकोप के बाद क्या हो रहा है, तत्प्रकोपितम पित्तम, वो क्या करता है, द्रवत्वा उष्माणम उपहत्य। सी, अब यहाँ पर आप देखोगे, सो यहाँ पर वात का रोल अभी कहीं पर भी नहीं है। व्हाट हैपनिंग इज, ये प्रकोपित पित्त क्या कर रहा है, द्रवत्वात् उष्माणम अपहत्य, यानी द्रव गुण के वजह से उष्मा को उपहत कर रहा है। वहां पर वायु अग्नि को उपहत कर रहा था, और अग्नि उपहत करने के लिए अलग हेतु भी थे, ये दोनों चीजें थी। यहाँ पर पित्त का द्रवगुण बढ़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द्रवगुण व्हाट इज हैपनिंग इज उष्मा जो है उसका उपहनन हो रहा है। देन पुरुषाश्रय विश्रुतम, यानी ये जो द्रव पित्त है अग्नि उपहनन होने के वजह से पूरे पुरुषाशय में विस्तृत हो रहा है।
फिर व्हाट इज हैपनिंग इज अगेन 3 गुणों को उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, औष्ण्यात, द्रवत्वात एंड सरत्वात। यानी उष्ण गुण है, द्रव गुण है और सर गुण है। इनके वजह से पुरुषम भित्वा, पुरुष का वो भेदन कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पित्तज अतिसार इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर वातज अतिसार से बहुत अलग संप्राप्ति हो रही है। वातज अतिसार में क्या हो रहा था कि वात अपने साथ किसी को लेकर आ रहा था और पुरुष को लिक्विफाई कर रहा था। यहाँ पर पित्त खुद से ही उष्ण, तीक्ष्ण गुण, सरगुण, द्रवगुण, इनके वजह से पुरुष का भेदन कर रहा है। ओके, तो दैट इज अ स्पेसिफिक वर्ड, भित्वा ऐसा यूज किया है, क्योंकि अगेन कफज अतिसार में और अगेन अनदर ही वर्ड वहां पे आ जाता है। सो दिस इज अ संप्राप्ति। अगेन पहले संप्राप्ति देखेंगे और फिर लक्षणों की ओर जाएंगे। ये जो है वो पित्तज अतिसार की संप्राप्ति जो चरक ने कही है, वो सिर्फ इजीली इस स्लाइड में दिखाने का प्रयत्न किया है कि हेतुओं के सेवन के वजह से पित्त प्रकोप होना एंड द्रवत्वात अग्निमुख हत्या, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कौन सा गुण इंपॉर्टेंट है? तो द्रवगुण है। अगेन अंशांश विकल्पना से पित्त का ही प्रकोप है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग व्याधि होता है। रक्त यानी पित्त प्रकोप की वजह से रक्त पित्त होना, पित्त प्रकोप की वजह से पांडु होना, पित्त प्रकोप की वजह से योनि व्यापद होना, यहाँ अलग अलग गुण एक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? तो द्रव गुण है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द्रव गुण अग्नि उपहनन हो रहा है। अगेन इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाता है पाचक पित्त में, जहां हम बोलते हैं त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा अनल शब्द। यानी वो जो पित्त है उसका द्रवत्व चला जाना चाहिए। जब वो चला जाता है देन इट जो पार्ट है पाचक पित्त वो अग्नि के स्वरूप में आ जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज नॉट हैपनिंग। तो ये पित्त का द्रवगुण जो एक्सपेक्टेड था शुष्क होना, वो नहीं हो रहा है, एंड इट इज लीडिंग टू अग्नि उपघात। देन व्हाट हैपेंड इज पुरुषाशयम विश्रुतम, तो वो पूरे पुरुषाशय में विश्रुत हो रहा है। अगेन कौन से गुण वहां पर काम कर रहे हैं? सी द्रव, ऊपर वाला जो द्रव गुण है वो काम कर रहा है अग्नि के स्थान में। सो आप जैसे अधो आमाशय बोलो या फिर ग्रहणी बोलो, नीचे उष्ण द्रव सर गुण कहाँ पर काम कर रहे हैं? तो वो पुरुषाशय में काम है। दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, यहाँ पर एक चीज इसी कंटेक्स्ट में क्लियर कर देता हूं। जो हम अवस्थापात सीखते हैं तो वहां पर एक चीज हमेशा याद रखो, एक प्रीवियस वाला अवस्थापात अगर आपका खराब होता है, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द नेक्स्ट अवस्थापात ऑल्सो। यानी आपका प्रथम अवस्थापात यानी मधुर अवस्थापात खराब हो, देन अंडरस्टैंड दैट कि आपके अम्ल का और कटु अवस्थापात भी खराब होने वाला है। आपका मधुर अवस्थापात ठीक है, लेकिन अम्ल अवस्थापात खराब हो गया तो एक्सपेक्टेड करो कि अम्ल अवस्थापात खराब हो गया तो वो कट अवस्थापात भी खराब होने वाला है। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, और वो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज यहाँ पर अम्ल अवस्थापात जो है ना वो खराब हो गया। जहां पर गृहिणी में अग्नि के वजह से त्यक्त द्रवत्व होकर पचन होना एक्सपेक्टेड था, वो नहीं हुआ। सो नाउ इट इज अफेक्टिंग द कटु अवस्थापात, आणि त्याच्यामुळे व्हाट इज हैपनिंग इज पुरुषाशय अफेक्ट हो रहा है, और ये कटु अवस्थापात जो होता है उस अवस्था में उष्ण द्रव सरगुण काम कर रहे हैं, जहां पर एक्चुअली क्या होना चाहिए था, सभी को पता है, अन्नस्य शोष्यमाणस्य। एक्चुअल उस अवस्थापात में क्या होता है कि अन्न जो होता है वो शुष्यमाण होता है, फिर वो अग्नि का काम होकर वो शोषित होता है, फिर कटु अवस्थापात होता है। दैट इज नॉट हैपनिंग। सो ऊपर अम्ल अवस्थापात खराब होना और नीचे कटु अवस्थापात खराब होना, ऐसे वो डिफरेंशिएट होता है। तो वहां पर उष्ण द्रव सरगुण काम कर रहे हैं, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि पुरुष का भेद हो रहा है, पुरुष को तोड़ा जा रहा है पित्त के उष्ण द्रव सर और तीक्ष्ण गुण की वजह से, एंड देन इट इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ एज एन अतिसार व्याधि। तो यहाँ पर गुणों का विचार आप करते हो तो कौन से गुणों का बेसिक विचार एक्सपेक्टेड है इन पित्तज अतिसार? तो उष्ण द्रव सर। ओके, तो जब हम पित्तज अतिसार ट्रीट करेंगे, तो जब हम चिकित्सा के कल्प देखेंगे या फिर द्रव्य देखेंगे, तो हमारा टारगेट ये होगा। सी अब इन सब में एक कॉमन चीज ऑफकोर्स रहने वाली है, दैट इज अग्निदीपन एंड पाचन। तो उसको मैं अभी बाजू में रखता हूँ क्योंकि वो तो है ही। उसके साथ साथ और चीजें, यानी वात में हमें चिकित्सा क्या करनी पड़ेगी? तो बेसिकली वात का अनुलोमन करना, यानी ये जो प्रतिलोम हुआ है वात, तो यहाँ पर एक्चुअली चिकित्सा होगी वात को प्रतिलोम करना, और मूत्र स्वेद जो वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो ना आने देना। दैट इज द टारगेट ऑफ चिकित्सा इन वात जतिसार। तो पित्त जतिसार में हमारे चिकित्सा का टारगेट क्या होगा? उष्ण द्रव एंड सरगुण। तो यहाँ इस गुणों के विपरीत जो जो कुछ गुण होंगे,
वो हम यूज करेंगे टू टैकल द पित्तज अतिसार। अब अगेन जैसे मैंने ऊपर वातज अतिसार की संप्राप्ति में जैसे मैंने कहा था कि इस प्रकार वाली संप्राप्ति बार बार रिपीट होती है, सेम हैपन्स विद पित्तज प्रकार ऑल्सो, जो मैंने इन शॉर्ट यहाँ पर दी है। ज्वर क्या निदान जब आप पढ़ोगे चरक से तो वहां पे यही गुण काम करता है। रसस्वेद वहानी स्रोताओं से पिधाई, ये सभी आपको पहले वाली संप्राप्ति अभी ज्वर की पता है। नेक्स्ट पित्तज अतिसार कब होता है? जब द्रवत्वात अग्निमुपहत्य, यानी वात में अग्नि उपहनन करने का रीजन अलग है। पित्तज प्रकार में अग्नि उपहनन किस वजह से होता है? तो द्रवत्व, बहुत द्रवगुण बढ़ जाता है, उसके वजह से अग्नि उपहनन होता है। फिर वो पित्त जाकर रस धातु में मिक्स हो जाता है, पूरे शरीर में घूमता है एंड देन इट लीड्स टू पित्तज ज्वर। तो सेम यही द्रवत्वात अग्निमुपहत्य, जैसे अभी अतिसार में है वैसे सेम टू सेम चरक ने वो ज्वर में भी कहा है। सो ये सब अदर रेफरेंसेस में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सी हमारे ग्रंथों में जो कुछ व्याधि दिए हैं वो लिमिटेड है। वो उस काल में जो आविष्कृततम व्याधि थे उनका वर्णन ग्रंथ में आता है, लेकिन व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इज दोष। ओके, जैसे चरक ने विमान स्थान में भी बोला है कि व्याधि यथाचित्रम व्याख्यास्यामि दोषान अनवशेषेण व्याख्यास्यामः। तो म्हणतो की मी व्याधी जेवढे मला दिसले तेवढेच सांगतो मी, पण दोषांचं मात्र अनवशेष व्याख्यान करतो। दोषों के बारे में ऐसी कोई भी चीज मैं मेरे पास नहीं रखूंगा जिसका व्याख्यान करना भूल गया। So, why we need to understand these subtleties in the संप्राप्ति? ये अतिसार वाला संप्राप्ति छोड़कर बाकी भी पित्त के बहुत सारे व्याधि आगे आएंगे। जैसे अभी कोविड आया, फिर उसके पहले क्या इबोला वायरस था, फिर वो स्वाइन फ्लू था। ऐसे बहुत सारे व्याधि कंटिन्यूअसली जैसे संकीर्ण हेतुओं का सेवन आते जाएगा वैसे ही अभिव्यक्त होने वाले हैं। लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग दो संप्राप्ति आपल्याला ग्रंथांमध्ये संप्राप्ति कैसे घटित होती है ये समझना जरूरी होता है। तो पित्त के वजह से जो कोई व्याधि होता है तो उसके पीछे एक प्रकार की संप्राप्ति तो हो सकती है जो बहुत सारे व्याधियों में कॉमन है, दैट इज द्रवत्वात अग्निमुपहत्य। त्यामुळे पित्त का द्रवत्व बढ़ना और उसके वजह से अग्नि उपहनन होना ये कॉमन थीम होती है जो आपको शायद बाद में अनुक्त व्याधियों में भी दिखाई दे सकती है। दैट्स वाई अगेन जैसे मैंने वातज का बोला, वात प्रकोपित होकर जो दूसरे भागों को लेकर अन्य स्रोतों में चला जाता है, ये एक प्रकार की संप्राप्ति हो सकती है। तो जब आगे आगे अनुक्त व्याधि आएंगे तो इस प्रकार की तो संप्राप्ति नहीं है ना, ये हमें चेक करना होता है। ओके, सो दैट इज अबाउट पित्तज अतिसार। तो मुझे लगता है कि हम लक्षण, हाँ लक्षण देखते हैं फिर रुक जाते हैं यहाँ पर। तस्य रूपाणी, तो ये स्पष्ट ही है, हरिद्रम हरितम नीलम कृष्णम रक्तपित्तोपहितम अति दुर्गंधम अतिसार्यते पुरुषम। तो पित्तज अतिसार में लक्षण कैसे होंगे पुरुष के? तो ये सभी वैवर्ण्य हैं, सभी को पता है। अगेन बेसिक्स क्लियर रहते हैं तो पांडुर अरुण वर्जित, पांडुवर्ण और अरुण छोड़कर बाकी सभी डिस्कलरेशन जो है वो पित्तज प्रकार में आते हैं। तो भाई उन्होंने अलग अलग तरह के वैवर्ण यहाँ पर दे दिए हैं, हरिद्र है, हरित है, नील है, कृष्ण है। रक्त पित्तोपहित है, रक्त पित्तोपहित का मतलब सरक्त मल प्रवर्तन जो है वो यहाँ पर होता है। अति दुर्गंधम, ऑफकोर्स इट इज बिकॉज ऑफ पित्त का जो विस्त्र गुण होता है वो दुष्ट होने की वजह से ये पुरुष जो होता है पित्तज अतिसार में वो अति दुर्गंधी होता है। स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड करो, वात में जो गंध था वो आम गंध था। अगर पिछले वाला सूत्र आप देखोगे, यहाँ पर उन्होंने बोला इट इज अति दुर्गंधी, तो देयर इज अ डिफरेंस। अतिसार्यते पुरुषम, और बाकी लक्षण जो है वो पित्त के हैं। तृष्णा है, दाह है, स्वेद है, मूर्छा है, शूल है, ब्रध्न है, उसके साथ संताप, पाक, परिता। अब संताप एंड पाक ऑफकोर्स सर्व शरीरगत होंगे ऐसा भी हो सकता है, और संताप जो होता है वो स्थानिक जो है, यानी उदर में दाह होना, पाक होना, ये चीजें एक्सपेक्टेड है। जनरली पाक शब्द जो आता है पित्तातिसार में, इट जनरली इन कंटेक्स्ट विद गुदपाक, जिसकी चिकित्सा आगे भी जाकर हम देखने वाले कि प्रक्षालन करना पड़ता है, शीत जल का सेक करना पड़ता है। तो ऑफकोर्स क्या होता है कि जब पित्त आ जाता है तो वो उष्ण गुण के वजह से विलयन करना और बाद में बहुत ज्यादा क्लियर करके पाक करना, दैट इज अगेन जिसे आप बोल सकते हो पिक्युलैरिटी है पित्त की। तो वो जब जब पित्त बहुत ज्यादा द्रव गुण से बढ़ने लगता है, इट लीड्स टू पाक। ओके, सो दैट इज अगेन वन ऑफ द स्पेसिफिसिटी जो पित्त काम करता है। सो ये गुद पाक, गुद संताप, सर्व शरीर संताप भी हो सकता है क्योंकि दाह पहले आ चुका है, तो संताप सार्वदेहिक लक्षण हो सकता है। तो ये सभी जो लक्षण है वो पित्तज अतिसार में दिखते हैं।
ओके। अब इसमें सिर्फ एक चीज जो बोलना भूल गया, क्रोध और ईर्ष्या ये जो हेतुओं में आता है, इट इज जिसे हम बोल सकते हैं मन का मिथ्या योग है। ओके। हमें कर्म के तीन हम प्रकार देते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो उसमें तीनों के भी अतियोग, हीन योग और मिथ्या योग होते हैं। तो एक्चुअली क्रोध एंड ईर्ष्या होना या फिर भय होना, दीज आर टिपिकली द मिथ्या योग ऑफ मानस कर्म। ओके। कारण ईर्ष्या और क्रोध ऐसे चीजें हैं जो यू कैन प्रिवेंट, यानी वो आपके हाथ में होता है प्रिवेंट करना, और फिर भी आप नहीं कर रहे हो, दॅट्स व्हाय इट कम्स अंडर मिथ्या योग ऑफ मानस कर्म. तो एक भाग महत्वाचा. ह्याच्यात अजून एक गोष्ट सूत्रामध्ये आली नाही, जो शायद वाघभट ने बोली है, अजीर्णाशन और अध्यशन. ये एक बहुत बार पित्तज प्रकारों के हेतु में आता है, वो शायद यहाँ पर आया नहीं है. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जैसे मैं अभी संप्राप्ति के बारे में बोल रहा था कि द्रवत्वात अग्निमुपहत्य, ये कॉमन थीम बहुत बार पित्तज संप्राप्तियों में आती है. वैसे अजीर्णाशन और अध्यशन ये कॉमन हेतु बहुत बार पित्तज प्रकारों में बहुत सारे व्याधियों में आते हैं. यानी आप पित्तज ज्वर देखोगे, पित्तज गुल्म देखोगे या फिर और प्रकार देखोगे, तो ये कॉमन बात आती है कि अजीर्णाशन एंड अध्यशन दे जनरली लीड टू पित्तज प्रकार. अब इसका एक कारण ये भी है कि आप अगर अग्र संग्रह देखोगे तो अजीर्ण और अध्यशन जो है वो ग्रहणी दूषणानाम अग्रम कहे गए हैं. त्यामुळे बाकी कुठल्याही, यानी तुम्ही अतिमात्र खाणं, चिंता, शोक, इनके वजह से ग्रहणी दुष्ट होने से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा खराब करने वाले दो फैक्टर्स कौन से होते हैं, तो अजीर्णाशन एंड अध्यशन है. एंड ग्रहणी जो है वो अगेन अम्लावस्था पाक है, पित्त का वहां पर प्रधान काम होता है, और वो जब ग्रहणी दुष्ट होता है इनके वजह से इट लीड्स टू विदग्ध आहार एंड लीडिंग टू पित्त दुष्टि. त्याच्यामुळे अजीर्णाशन आणि अध्यशन यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन ये एक कॉमनली हेतु पित्तज प्रकारों में व्याधियों के दिखता है. तो दैट इज एक चीज जो शायद मैं बोलते बोलते बोलना भूल गया था. ओके. तो अभी किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो. बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही डिटेल में ये संप्राप्ति, वातज अतिसार की और पित्तज अतिसार की संप्राप्ति बताई, और बहुत एक यानी कि याद रखने वाले पॉइंट्स, यानी पुरुष और अग्नि और वात का संबंध, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबने एक नोट डाउन करना होगा सबको, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम बहुत बार ये भूल जाते हैं कि अग्नि का संबंध, वात का संबंध और पुरुष का संबंध. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है आज के सेशन का. अगर किसी को कुछ डाउट है, आरती करण, यस आरती करण मैडम, आपने हैंड रेज किया है. आरती करण मैडम, ठीक है शायद. और किसी को कुछ डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली. पुरुषधरा कला के बारे में बताएं. मेरे ख्याल से सर ने पुरुषधरा कला और बहुत डिटेल में कहा उसमें भी, लेकिन ठीक है सर. हाँ, नहीं, वहां पर याद रखने वाली चीज यही है कि पुरुषधरा कला को भी लाइक शुक्रधरा कला डोंट लिमिट इट टू द ओनली पक्वाशय, आणि असं लिमिट करना मिस्टेक होगी. बिकॉज वो यकृत समन्तात कोष्ठमच, इन सबको वो व्याप्त है. तो पुरुषधरा कला या फिर मल जब दुष्ट होगा, आपको लक्षण पूरे कोष्ठ में दिखने वाले हैं, नॉट जस्ट लिमिटेड टू पक्वाशय. आणि म्हणून मी म्हटलं की पक्वाशयगत वात में कटिशूल, उरुशूल ये भी लक्षण दिखते हैं, क्योंकि वहां तक उसका गामित्व है, वो एक जगह पे वो रुकता नहीं है. तो वो इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पक्वाशय, इट शुड बी कंसिडर्ड एज यकृत समन्तात कोष्ठमच. तो सांगण्याचा मुद्दा आहे, ते खरं तर महत्वाचा आता क्लिनिकली. और अगर कुछ क्वेश्चन है तो नहीं. हा, बहुतेक आपण मागच्या वेळी प्रमाची पण बघणार होतो, ते विसरलो. आपण उद्या बघूयात मग. यस. आता मला नंतर आठवलं. Yes. प्रमाची कर्माविषयी आपण उद्या बघूया. ठीक. Yes. तो आज का सेशन शायद अभी किसी को कुछ प्रश्न नहीं है, तो आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं और कल फिर से मिलेंगे 7:30 बजे. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.